नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड बात में। तो हिंदी से अगर बात करते हैं तो थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कि हिंदी आपका जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है। सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है हिंदी कौन सी भाषा का है। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए कौन सी भाषा। फारसी भाषा का शब्द है, क्या है, हिंदी है। हिंदी कैसा है, फारसी भाषा का। कुछ एक पॉइंट ये आता है हिंदी के बारे में कि आपका बोलते हैं कि हिंदी आपका आकृति या रूप के आधार पर, किसके आधार पर, आकृति या रूप के आधार पर कैसी भाषा है। ठीक है, तो आकृति या रूप के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो हिंदी कैसी है आपकी, वियोगात्मक। कैसी है, वियोगात्मक, या आपका हम बोल सकते हैं विश्लिष्ट या विशिष्ट आपकी भाषा, हम इसको बोल सकते हैं। कैसी है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट आपकी भाषा या विशिष्ट हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हिंदी के बारे में तो थोड़ा सा और बात करते हैं कि हिंदी जो आपकी भाषा है वो किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी आपकी जो भाषा है वो किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की। कौन सी परिवार की, भारोपीय। ठीक है, अब यहाँ पर भारोपीय आया तो यहाँ से हमें एक पता चल गया कि भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप, तो भारोपीय परिवार की। तो अगर कभी ये पूछ देता है तो कितने परिवार हैं, तो परिवार कितने हैं हमारे, 4 हैं। हिंदी के कितने परिवार हैं, 4 हैं। कौन कौन से परिवार हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला परिवार आपका कौन सा होगा, भारोपीय। दूसरा होगा आपका द्रविड़। तीसरा होगा ऑस्ट्रिक और चौथा होगा चीनी तिब्बती। ठीक है, ये भारत में क्या है, भाषा परिवार है हिंदी के। कौन कौन से, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। कौन सी भाषा कितने हिसाब से कहाँ कहाँ पर कैसी बोली जाती है, तो भारोपीय जो है वो 73% आपकी बोली जाती है। कितनी, 73। द्रविड़ भाषा जो हम साउथ की अगर बात करते हैं तो कितनी बोली जाती है, ये अप्रॉक्स आपका 25% आपका बोली जाती है। ऑस्ट्रिक भाषा कितनी बोली जाती है, अगर हम इसको बात करेंगे तो 1.2 हम इसको मान सकते हैं, या 1.25 हम इसको मान सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे 1.3 भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो शेष बची वो कितनी है, चीनी तिब्बती भाषा है। ठीक है, हम इसे 2.5 और उससे 7.5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से आपकी ये होती है। अब ऑस्ट्रिक की भाषा हमने देखो, भारोपीय हम समझ रहे हैं जो नॉर्मली आपके हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। द्रविड़ थोड़ी मलयालम भी मिक्स हो जाती है। ऑस्ट्रिक भाषा का बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, और चीनी तिब्बती आप समझते हैं। तो ऑस्ट्रिक के बारे में बात करते हैं, क्या है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक ऐसा था ना, जो प्राचीन काल में जो भाषाएं बोली जाती थी, जो हम बोलते हैं कि आपके गांव वाले बहुत देहात वाले जो भाषा बोलते हैं वो आपका क्या है, बिल्कुल ठेठ भाषा, उसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिक भाषा है। तो और पहले के टाइम पे बिल्कुल संस्कृत शब्द से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और पहले के टाइम पे इसको जब पढ़ने वाले थे या जब इसे कहते थे तो उसे क्या कहा जाता था, निषाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, निषाद। इन भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता था, निषाद कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ें देखना यहाँ से, ऑस्ट्रिक भाषा का संबंध अगर कभी आएगा तो निषाद से है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए आप यहाँ पर आप पता चल गया भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ये 4 परिवार थे, भाषा परिवार हमारे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हिंदी के बारे में तो हिंदी की हम बोलते हैं आदि जननी। क्या बोलते हैं, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द लिख दे रहा हूँ मैं, आदि जननी। तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर है संस्कृत। क्या है, संस्कृत। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हिंदी जो भाषा आई है वो कहाँ से आई है, कहीं ना कहीं संस्कृत से रिलेटेड वो आई है, संस्कृत से वो आई है। अच्छा, हुआ क्या उसके बाद, संस्कृत भाषा आई तो उसके बाद क्या हुआ, तो हुआ क्या कि जो आपकी संस्कृत आई वैदिक टाइम की पीरियड की, संस्कृत के बाद एक भाषा आई जिसे कहते हैं पाली। पाली के बाद आपकी एक भाषा आई जिसे कहते हैं प्राकृत, और प्राकृत के बाद ही आपका ये चेंज हुई, आपकी अपभ्रंश आई, और उसके बाद आई अवहट्ट, और वहीं से आपकी हिंदी प्रारंभ हो गई। या अवहट्ट को कहीं पर अवहट्ठ भी लिखते हैं और हवट्टे तो लिखते ही लिखते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद आपकी जो आधुनिक हिंदी है वो हमारी बोली आ गई। तो क्या हुआ, अगर सबसे पहले आई संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली से आई प्राकृत, प्राकृत से आई अपभ्रंश, और उसके बाद अवहट्ट आई। ये पाली प्राकृत के बारे में आप इतिहास में भी पढ़ रहे होंगे, महात्मा बुद्ध और
जैन के बारे में, ठीक है, जैन धर्म। तो पाली प्राकृत वहाँ से, उसके बाद जो भाषाएं टूटी टूटी जगह जगह क्षेत्र विशेष से, वो आपकी ये इस हिसाब से बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अवहट्ट के बारे में। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आया है, देखो पाली प्राकृत के बारे में तो नहीं करेंगे हम यहाँ पर बात, लेकिन हम बात करेंगे किसके बारे में, अपभ्रंश के बारे में। लेकिन अपभ्रंश से पहले भी थोड़ा बहुत हम बात करते हैं। तो हिंदी को हमने डिवाइड किया है 3 काल में। कौन कौन से काल हैं? 3 कालों में हमने इसे डिवाइड किया है। ये प्राचीन, ये मध्य, और ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा, आधुनिक। प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल, ठीक है। अब इनका ना टाइम पीरियड कभी कभी आपका पूछ देता है कि बोलो प्राचीन काल क्या है टाइम पीरियड, और मध्य का क्या है, और इसका क्या है। तो जो प्राचीन काल था उसका टाइम पीरियड था 1500 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व क्या था, 1500 ईस्वी पूर्व से आपका 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्य का टाइम पीरियड था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और ये ईस्वी आ गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, 1000 ईस्वी। और आधुनिक का टाइम पीरियड था 1000 ईस्वी से आज तक, ठीक है। ये टाइम पीरियड आया है। तो अब हम चलो इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। इस आधुनिक को भी 3 भागों में बांटा गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन में ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से वैदिक आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता था, वैदिक संस्कृत के बारे में बात करते थे। किसके बारे में, वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत बोलते हैं जिसे, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन में क्या आ गया, मध्यकालीन में संस्कृत के बाद क्या आया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यही चीज़ें, अपभ्रंश। अच्छा चलिए अभी बात करते हैं अपभ्रंश, ये चीज़ें आई। और इसके बाद आगे जाके क्या आ गया आपका, ये हिंदी। उसके बाद की इसकी भाषाएं जो इसमें आपकी मैच करेंगे, ठीक है, उड़िया करेगी, बंगला करेगी, या जो भी आपकी आधुनिक भाषाएं मैच करेंगी वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। अब थोड़ा सा हम अपभ्रंश में आए हैं, तो हम अपभ्रंश के बारे में बात करते हैं। तो अपभ्रंश के बारे में थोड़ी बहुत बातें हम यहीं से कर लेते हैं। जो ये मध्यकालीन टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को कहते हैं संक्रमण काल। क्या कहते हैं, संक्रमण काल। संक्रमण काल का मतलब इस टाइम पीरियड में क्या है, भाषाएं क्या है आपकी संक्रमित हुई, इधर से उधर को गई हैं। अच्छा चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं और चीज़ें इसके बारे में। हमने बात करी है अपभ्रंश की। तो अपभ्रंश हमारे हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में तो पक्का आता है। तो अपभ्रंश के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अपभ्रंश। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन रहा है कि अपभ्रंश को अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश का अर्थ होता है क्या, किससे होता है, पतन से। क्या होता है, अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, पतन मतलब समाप्ति, ठीक है। तो यहीं से देखिए पाली आया, संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, फिर अपभ्रंश का आपको तोड़ा गया, फिर अवहट्ट आया, अवहट्ट के बाद आपकी अलग अलग भाषाएं आपकी चेंज हुई। अब हम बात करेंगे अपभ्रंश का। तो अपभ्रंश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अपभ्रंश का एक कवि था जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उसको कहा जाता था अपभ्रंश का आदि कवि, अपभ्रंश का आदि कवि, अपभ्रंश का महाकवि किसे कहा जाता था। तो आपका इसका आंसर होना चाहिए क्या, स्वयंभू। किसको कहा जाता था, स्वयंभू को अपभ्रंश का आदि कवि या महाकवि कहा जाता था। किसको, स्वयंभू को। अब यहाँ पर स्वयंभू से रिलेटेड अगर हम एक बात करते हैं तो इसे एक चीज़ और कहा गया है, एक और नाम दिया गया है जिसे कहते हैं वाल्मीकि। किसका वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो स्वयंभू का एक और नाम हो गया अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें आ गई, आदि कवि से महाकवि हो गया। स्वयंभू कौन थे, स्वयंभू थे जो महाकवि थे, इसको अपभ्रंश का महाकवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब स्वयंभू से रिलेटेड चीज़ आई है तो स्वयंभू की रचनाएं भी होंगी। कौन कौन सी रचनाएं होंगी जो हमारी खास आ सकती है, तो यहाँ पर आपका क्या है, पौमचर्यू, पौमचर्यू, ये स्वयंभू की आपकी रचना थी। इसके अलावा एक और है स्वयंभू छदांश, स्वयंभू छदांश,
अच्छा, ये पवम चरु का एक और नाम कहा गया है, इसका एक और नाम क्या कहा गया है? शाबाश, क्या कहा गया है? राम काव्य। इसको एक और नाम क्या कहा गया है? राम काव्य आपका ये कहा गया है। और कहीं कहीं पर इसे पद्मचरित भी कहा जाता है। किसको? पवम चरु को आपका पद्मचरित भी कहा जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से कवि थे? तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसके अलावा स्वयंभू के अलावा एक धनपाल जी थे। मैं इनके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या था? धनपाल जी। इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर इनके बारे में बात करेंगे तो इन्होंने क्या है, अपभ्रंश का प्रथम प्रबद्ध काव्य दिया था। अपभ्रंश का प्रथम प्रबद्ध काव्य, मैं लिख दे रहा हूं इसे, प्रबद्ध काव्य। अपभ्रंश का प्रथम प्रबद्ध काव्य आपका इन्होंने दिया था। इसके अलावा पुष्पदत्त जी भी थे। और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सरहपा और कर्णहपा। ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो लोग कौन है? एक है सरहपा और दूसरे कौन है? कर्णहपा। इन दोनों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि सरहपा को आपका क्या कहा जाता था? सिद्ध कवि कहा जाता था। क्या? प्रथम सिद्ध कवि। अगर वो पेपर में आ जाएगा प्रथम सिद्ध कवि, तो ये कौन है आपके? सरहपा, प्रथम सिद्ध कवि। कौन हो जाएंगे आपके? सरहपा को प्रथम सिद्ध कवि कहा जाएगा। इनकी थोड़ी बहुत रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी सरहपा की जो आपकी रचना है वो है आपकी दोहा कोश। कौन सी है? दोहा कोश। और कर्णहपा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कर्णहपा की रचना के बारे में तो इसे क्या है? चर्यू पद के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, कर्णहपा के है। इसके अलावा कर्णहपा का एक नाम है करिकू अप्पा, ठीक है। ये इनका एक कर्णहपा का रियल नेम था। और अगर हम बात करते हैं अपभ्रंश के बारे में तो अपभ्रंश की बिल्कुल अपभ्रंश के भेद हुए थे। क्या बात करते हैं? अपभ्रंश के भेद। यहाँ तक तो हमारा सारी की सारी अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश के आपके घनपाल जी आ गए और आपका यहाँ पर हमने आपका सरहपा और कर्णहपा के बारे में बात कर दी है। दूसरा स्वयंभू की रचनाओं के पवम चरु और राम काव्य और स्वयंभू छंदांश के बारे में बात कर दी है। अगर हम बात करते हैं अपभ्रंश के भेद की तो अपभ्रंश के भेद कितने होते हैं? अब यहाँ पर एक बात करते हैं अपभ्रंश के भेद। तो अपभ्रंश के भेद हमेशा याद रखना, अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। कितने? 6। तो सबसे पहला भेद कौन सा है? सौरसेनी। सबसे पहला भेद कौन सा है? सौरसेनी। दूसरा है आपका कौन सा? अगिर्द मगधी। शाबाश। तीसरा भेद आपका कौन सा है? मगधी। चौथा भेद आपका कौन सा है? खस। ये चारों को तो याद ही कर लीजिए, सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी और आपका खस। इसके अलावा आपकी 2 और भाषाएं आती हैं या 2 और भेद आते हैं, जिसमें एक भेद आता है जिसे कहते हैं ब्राचड़, और एक और भेद आता है जिसे कहते हैं महाराष्ट्र। तो कितने भेद हो गए? 3 और 3 6। अब इन सब में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी भाषाएं आती है, कौन कौन सी भाषाएं नहीं आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे सौरसेनी। तो सौरसेनी के बारे में अगर कभी बात करेंगे तो इसके अंदर हमेशा आएगा क्या? पश्चिमी हिंदी। क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, 3 आ गई, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये किस में आ गई? सौरसेनी में। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बातें सुनते रहिए, ये यहीं से याद होंगे, राइटिंग का कोई विशेष काम नहीं है। अर्धमगधी, अर्धमगधी में आ जाएगा आपका पूर्वी हिंदी। अब आती है मगधी की बात। तो मगधी में कौन कौन सी भाषा आएंगे? तो यहाँ से आपने याद करना है मगधी के लिए अब्बू, ABBU। ठीक है, क्या याद करना है? अब्बू, ये ABBU। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता भी है मगधी से रिलेटेड। तो आपका ए से हो गया असमिया, बी से हो गया बंगला, तीसरे बी से हो गया बिहारी और यू से हो गया उड़िया। ठीक है, तो क्या हो गया? असमिया, बंगला, बिहारी और आपका उड़िया। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं आएगा। खस,
खस लोगों का जो संबंध हुआ करता था वो हुआ करता था पहाड़ी क्षेत्र में, तो इसमें आपकी भाषा आएगी पहाड़ी। पहाड़ी के अंदर भी 3 भाषाएं हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, तो हम उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिवाय फिलहाल इसमें पहाड़ी आएगी। ब्राचड़, ब्राचड़ तो देखो नाम से ही जैसे बिल्कुल ठेठ है वैसे ही आपके इसके अंदर लोग आएंगे, तो बिल्कुल आपके कौन, पंजाबी, बिल्कुल ये याद रखना है, बहुत याद इंपॉर्टेंट है। और सिंधी जो भाषाएं हैं वो आपकी इसके अंदर आएंगी। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी आएगी, मराठी, कौन सी आएगी, मराठी। तो ये सारी चीज़ें किसकी रिलेटेड है, आपकी अपभ्रंश से रिलेटेड है। अपभ्रंश के अंतर्गत आपका ये चीज़ें आएंगी। इसके अलावा बात करते हैं थोड़ा सा आगे, चलिए पहले इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। सौरसैनी, अर्धमगधी, मगधी, खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्र। सौरसैनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, राजस्थान गुजरात साथ में है तो उसके लिए। अर्धमगधी में आपका पूर्वी हिंदी, मगधी में आपका अब्बू मतलब असमिया, बंगाल, बिहार और उड़िया, खस में पहाड़ी, ब्राह्मण में पंजाबी और सिंधी, महाराष्ट्र में मराठी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अवहट्ट की, किसकी, अवहट्ट की, तो अवहट्ट में ज़्यादा खास हमारी चीज़ें जानने के लिए नहीं है, बस थोड़ा बहुत अगर हम बात करते हैं तो इससे अवहट्ट को कहा जाता था पारवर्ती अपभ्रंश। अवहट्ट अगर कभी इसका नाम पूछ दे तो पारवर्ती अपभ्रंश भी इसका नाम है। अच्छा, पारवर्ती अपभ्रंश है तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अवहट्ट के टाइम पीरियड में कौन से कवि थे जो बहुत फेमस थे, तो उनका नाम था विद्यापति। क्या नाम था, विद्यापति। विद्यापति की कविता आपकी एक वो था, क्या कहते हैं उसे, विद्यापति, क्या, कीर्तिलता की काव्य थी ना, कीर्तिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत याद करना है, ठीक है। ये पेपर में आया भी है, विद्यापति, विद्यापति से आपका कीर्तिलता। इसके अलावा एक होते थे आपके रोड कवि। कौन हुआ करते थे, रोड कवि, रोड कवि। तो इनकी जो वो थी राउल वेला, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखना। इसके अलावा अब्दुल रहमान से ज़्यादा खास हमारा क्वेश्चन पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो देखी जाएगी थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास इतनी ही चीज़ें हैं, तो इतनी ही चीज़ों में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, तो क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं देख लेते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत। सबसे पहले पढ़ा हमने हिंदी। हिंदी कैसी है, फारसी शब्द है, फारसी शब्द है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपका ये किस हिसाब से है, तो आकृति और रूप के आधार पर ये वियोगात्मक तथा विश्लिष्ट भाषा है। कैसी, वियोगात्मक तथा विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी कौन सी, भारोपीय परिवार की भाषा है। अगर इसके अंतर्गत भी अगर हम बात करते हैं तो आपका भारोपीय जो भाषा परिवार है, हिंदी का भाषा परिवार है, इसको 4 भागों में बांटा गया, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और इसके अलावा चीनी तिब्बती, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं भारोपीय 73, द्रविड़ आपका 25, ऑस्ट्रिक जो आपको जिसे निषाद कहा जाता था उनका 1.3 या 1.25 से 3 और आपका चीनी तिब्बती 0.7। इसके अलावा आपका जो टाइम पीरियड है इसको 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन काल जो आपका हुआ है वो हुआ है 1500 ईस्वी पूर्व से आपका 500 ईस्वी पूर्व तक, मध्यकालीन है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक और 1000 ईस्वी से अभी तक का ये आधुनिक है। आधुनिक को 3 भागों में बांटा गया, फिर से प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने बात करी हिंदी की जननी, आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत से टूट के पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट के बाद हिंदी की विशेष अलग अलग आपके भाग बट गए। अपभ्रंश के बारे में बात करते हैं तो अपभ्रंश का आपका आदि कवि कहा जाता था स्वयंभू को। स्वयंभू की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो पयुम, चरियू और इसको महाकाव्य, राम काव्य भी कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्वयंभू छदांश भी आपकी इन्हीं की है। स्वयंभू के बारे में अगर इतनी सी बात हमने पढ़ ली है तो थोड़ा सी बात हमें और पढ़नी है। क्या, देखो स्वयंभू को कहा जाता था महाकवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर कभी आएगा पेपर में तो किसे कहा गया है, स्वयंभू को। इसके अलावा धनपाल जी आपके अपभ्रंश का प्रथम प्रबद्ध काव्य जो दिया है आपका धनपाल जी ने दिया है, पुष्पदत्त भी है। यहाँ पर 2 नाम और हमने पढ़े हैं, सरहपा और कणहपा। सरहपा को आपका कहा जाता था प्रथम सिद्ध पुरुष, ठीक है, या प्रथम सिद्ध कवि, सॉरी प्रथम सिद्ध कवि किसको कहा जाता था, सरहपा को कहा जाता था। तो सिद्ध कवि और भी थे लेकिन प्रथम अगर हम बात करेंगे तो सरहपा को, दोहा कोश इनकी वो थी। और इसके अलावा आपका
कणहप्पा का नाम मैंने करिकोप्पा लिखा रखा है, उसको देख लीजिएगा। और चरियू पद आपकी यहाँ पर इनके बारे में बात करेंगे जो इनकी रचना है। अच्छा, इसके अलावा हमने बात करी अपभ्रंश के भेद की। तो अपभ्रंश के भेद होते हैं छह भेदों के नाम हमने कैसे करने हैं, सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, ठीक है, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्र, ठीक है। तो सौरसेनी के अंदर आएगा आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमगधी के अंदर आएगा पूर्वी हिंदी। मगधी के अंदर आएंगे अब्बू, ABBU, असमिया, बंगाल, बिहार और उड़िया। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे खस के अंदर आएंगे आपके पहाड़ी भाषा, नेपाली भी आ सकती है, कोमाऊनी भी आ सकती है और आपकी गढ़वाली भी आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्राचड़ में आएगी पंजाबी और सिंधी। और इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास है महाराष्ट्र, उसमें हमारी भाषा आती है कौन सी, मराठी। अवहट्ट के बारे में हम अगर बात करेंगे तो अवहट्ट को कहा जाता था पारवर्ती अपभ्रंश, इसको कहा जाता था। इसके जो कवि जो फेमस थे आपके कौन से थे, विद्यापति की कीर्तिलता, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यापति की कीर्तिलता। रोड कवि की आपकी राहुल केला। और इसके अलावा ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर, ठीक है। तो इसमें आपने बात करनी है, अब्दुल रहमान भी आपके इसी के अंदर आते हैं। इतनी सी चीज़ें थी जिसको आज हमने पढ़ना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे का भाग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।